नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी आइटर एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन 2023 में आया था, इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। परीक्षा तिथि 5 जून 2025 को प्रस्तावित है। तो इसी से संबंधित एक टॉपिक सामान्य वित्तीय नियम जर्नल फाइनेंशियल रूल्स को आज हम देखते हैं। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। जर्नल फाइनेंशियल रूल्स जीएफआर नियम क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य वित्तीय नियम वित्त से संबंधित लेन देन के बारे में होगा कुछ। चलिए देखते हैं। सामान्य वित्तीय नियम वह नियम होते हैं जिन्हें सरकार और सरकारी संस्थाएं अपने वित्तीय कार्यों को ठीक से करने के लिए अपनाती हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी पैसे का सही और ईमानदारी से उपयोग हो और कोई भी गड़बड़ी या धोखाधड़ी ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे सरकारी खरीद, जब सरकार को कुछ खरीदना होता है तो जैसे कि किताबें या इमारत बनाने का ठेका, दालें हैं। जब अपने लोकल लेवल पर महंगाई हो जाती है तो दाल, सब्जी, टमाटर, प्याज ये सब बाहर से इंपोर्ट करती है सरकार। तो टेंडर प्रक्रिया के जरिए करना होता है ताकि सबसे बेहतर और सस्ता प्रस्ताव मिले। भाई भारत सरकार की भी कंपनियाँ होती हैं, जैसे संस्थाएँ नाफेड हो गई, एफसीआई हो गई और छोटी छोटी एमएसएमई भी होती हैं, काफ़ी लार्ज भी होती हैं। तो इनसे सरकार आयात करवाती है। ठीक है। सामान्य वित्तीय नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी पैसे सही उपयोग हो और कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता ना हो। ये नियम सरकारी कामकाज को सही दिशा में चलाते हैं। भाई देखिए, जितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी उतनी अच्छे से बोली होगी और ये नहीं होगा कि आरोप नहीं लगे कि इसको अब ठेका दे दिया गया, ये दे दिया, वो दे दिया गया। तो पारदर्शिता भी हो जाती है और अच्छा बोली भी मिल जाती है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जीएफआर के अनुसार किसी सरकारी खरीद का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना। ऑप्शन बी, तेजी से खरीद। ऑप्शन सी, केवल उच्च गुणवत्ता की वस्तु खरीदना। ऑप्शन डी, उच्च मात्रा में खरीदना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना। आंसर ए। प्रश्न 2, जीएफआर के अनुसार किस राशि तक के टेंडर को कोटेशन द्वारा सीधा स्वीकृत किया जा सकता है? तो 25,000 रुपये तक का लेन देन किया जा सकता है, खरीदारी की जा 25,000 रुपये तक की खरीदारी की जा सकती है बिना किसी नीलामी के। देख लेते हैं। प्रत्येक अवसर पर केवल 25,000 रुपये मूल्य तक के माल की खरीद की जा सकती है अधिकारी द्वारा। जो अधिकारी लगा रहता है वहाँ पे, वो बिना टेंडर के या बिना बोली के, बिना नीलामी के केवल 25,000 तक की खरीदारी कर सकता है। और इससे ज़्यादा ही खरीदारी करना है तो एक समिति का निर्माण किया जाता है, उस समिति के माध्यम से खरीदारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन, जीएफआर में अस्थायी अग्रिम टेम्पोररी एडवांस को क्या कहा जाता है? स्थायी अग्रिम, अस्थायी अग्रिम, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड, नगद अग्रिम। करेक्ट आंसर है इसका आकस्मिक निधि बोलते हैं। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड एक ऐसा सरकारी कोर्स होता है जो विशेष आपातकालीन स्थितियों, प्रत्याशित आवश्यकताओं या आकस्मिक खर्चों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी असामान्य या अनियोजित परिस्थिति में तुरंत उपलब्ध कराना होता है। हमारे भारतीय संसद में भी कंटीजेंसी फंड का यूज है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, जीएफआर के अनुसार बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान का अधिकतम समय क्या होता है? 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो जीएफआर के अनुसार बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान का अधिकतम समय 30 दिन होता है। जर्नल फाइनेंस रूल्स के अनुसार किसी बिल को प्रस्तुत करने के बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान किया जाना चाहिए। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्तिकर्ताओं या सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान किया जाए, जिससे सरकारी कार्य पारदर्शिता और सुचारुता बनी रहेगी। मैं देखिए, टाइमली पेमेंट होगा तो आगे वाला भी विश्वास करता है और तुरंत भेज देता है। और ये है कि जैसे मान लीजिए आज 30 जनवरी है और आज के दिन कोई माल परचेज किया तो 30 दिन बाद इसका भुगतान हो ही जाएगा। तो ये घोटाला होने वाला काम खत्म हो जाएगा। ये इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न, जीएफआर के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में किसे शामिल नहीं किया जाता? बजट निर्माण को, क्रय को, प्रशिक्षण को, लेखा जोखा को। तो जीएफआर के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में बजट निर्माण, क्रय, लेखा जोखा को शामिल किया जाए, लेकिन प्रशिक्षण को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रशिक्षण
ट्रेनिंग सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर वित्तीय लेन देन प्रबंधन और रिकॉर्डिंग से संबंधित नहीं है। क्योंकि जो जैसे लेखा जोखा जो करेगा वो BCA होता है, तो जो बजट निर्माण करेगा उसमें से पहले से अधिकारी होते हैं, अधिकारी रैंक के लोग लगे होते हैं। क्रय में भी, क्रय करने वाले में भी बड़े बड़े लोग पहले से लगे रहते हैं। प्रशिक्षण शुरुआती दौर पर दिया जाता है, जो कि जिस लेवल पर ये कार्य होता है, ये अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण नाम मात्र का होता है, वो खुद सीखे सिखाए रहते हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण का इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, GFR के अनुसार खरीद प्रक्रिया में न्यूनतम कितने निविदाओं, बोलियों, बिड्स को मूल्यांकन आवश्यक है। भाई देखो, ये है कि न्यूनतम कितने बोली लगाने वाले होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम। तो GFR के अनुसार प्रक्रिया मूल्यांकन के लिए आवश्यक बोलियों की न्यूनतम संख्या कम से कम 4 होनी चाहिए। भाई 4 लोग होंगे तो उसमें से सब लोग अपना अपना अनुमान लगाएंगे, उसी हिसाब से बोली लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न, GFR के अनुसार सरकार की नगद खरीद की सीमा कितनी है। नगद खरीद की सीमा 25,000 है। 2017 के सामान्य विनिमय GFR में कहा गया है कि सरकार बोली या कोटेशन आमंत्रित किए बिना 25,000 रुपये तक की खरीद कर सकती है। 2.5 लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए सरकार को स्थानीय खरीद समिति से सिफारिशें लेनी होंगी। GFR को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार को अपने वित्त का प्रबंधन करने का एक ढांचा प्रदान करना है, जबकि विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन भी है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 8वां देखते हैं। GFR के अनुसार निविदा समिति, टेंडर कमेटी का गठन किनके द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक विभाग, राज्य सरकार, क्रय अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ताकि बहुत लोग वित्त मंत्रालय लगा देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। व्याख्या, GFR के अनुसार निविदाओं का मसौदा तैयार करने, खोलने और अनुशंसा करने के लिए एक निविदा समिति बनाई जा सकती है। निविदा का मसौदा तैयार करने के लिए कम से कम 4 सदस्यों की एक समिति, जिसमें संकाय से 3 सदस्य और वित्त अनुभाग से 1 सदस्य हो सकता है। GFR के अनुसार संपत्ति के निराकरण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। नीलामी, बोली, जिससे सभी अपना अपना एनालिसिस करते हैं व्यापारी और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और प्रस्ताव रखते हैं, तो सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, जो भी उचित होता है, सबसे कम होता है, सस्ता होता है। GFR के अनुसार संपत्तियों का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया जाता है, ताकि पारदर्शिता और अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो। अगला क्वेश्चन है, GFR के अनुसार किस नियम के अंतर्गत सरकार खातों का लेखांकन करती है। तो सरकार नियम 12 के तहत खातों का लेखांकन करती है। इसमें से एक पॉइंट और है, नियम 154 के तहत सरकार जो है 25,000 रुपये तक की खरीद करने का आदेश देती है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए देखते रहे हमारे चैनल। पर डे इसमें वीडियो आएंगी UPSSC आईटर एग्जाम से संबंधित। धन्यवाद।